हेलो गाइस, दिस इज जेस हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। एक बार फिर से आप सभी का एक नए सेशन में स्वागत है। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सर्वे सेकंड के बारे में। मतलब सर्वे सेकंड को हम कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक हमने इसमें 5 लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। और लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था हमने मेथड ऑफ कंटूरिंग, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा था। डायरेक्ट मेथड में एक ही टाइप हमने देखा था और एक ही टाइप होता है बाई लेवल एंड स्टाफ। एंड इनडायरेक्ट मेथड में हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन, मेथड ऑफ स्क्वायर एंड बाई टेक्योमेट्री। 3 मेथड वहाँ पे हमने पढ़े थे। अब यहाँ पे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे, अप्रत्यक्ष विधि और प्रत्यक्ष विधि में अंतर। तो आइए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ये 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है सर्वे सेकंड, और पहला चैप्टर इसमें चल रहा है समोच्च रेखण कंटूरिंग। इसमें आज हम पढ़ रहे हैं 6वां लेक्चर, और 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे। इसको मतलब मैक्सिमम 8 से 9 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे पहला चैप्टर। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसका जो आज टॉपिक है इस सेशन का, वो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। मतलब कंटूरिंग करने की जो दोनों विधियां हमने पढ़ी थी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला पॉइंट है कि यह एक जटिल विधि है, क्षेत्र का नियंत्रण करने में दिक्कत आती है। ठीक है, जटिल इसे क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक एरिया होता है, हमारे पास कोई एरिया है, तो हम इसमें अपने मन से कहीं भी पॉइंट्स ले लेते हैं जहाँ पे हमें कंटूरिंग करनी होती है। तो क्या होता है, फिर इसमें जब कंटूरिंग हम कर रहे होते हैं तो सेम एलिवेशन के पॉइंट्स को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि यह एक जटिल विधि है, क्षेत्र का नियंत्रण करने में दिक्कत आती है। क्लियर हुआ। इसके बाद है, इसमें क्षेत्र को खंडों में बांटकर खूंटियाँ गाड़ दी जाती हैं। जब हमने मेथड ऑफ स्क्वायर पढ़ा था, तो मेथड ऑफ स्क्वायर में हमने क्या देखा था कि हमने क्षेत्र को ढेर सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स में स्क्वायर में डिवाइड कर लिया था। तो इससे क्या होता है, हमारे पास कंट्रोल पॉइंट्स आ जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, ये जो पॉइंट्स होते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, इन्हीं पे हमें सर्वे कर लेना होता है और इन्हीं का एलिवेशन फाइंड आउट कर लेना होता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा ये मेथड आसान हो जाता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि उपलब्ध समोच्च रेखाएं अधिक परिशुद्ध होती हैं। देखिए अब यहाँ पे जो कंट्रोल पॉइंट्स तो इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने मन से कहीं भी पॉइंट ले लेते हैं और उसका एलिवेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि अगर हमें किसी काम को करने में दिक्कत आ रही है तो वो काम हमें एक अच्छा रिजल्ट देता है। तो ऐसे यहाँ पे है कि डायरेक्ट मेथड से हमें भले ही दिक्कतों का सामना करना पड़े, इसमें प्रॉब्लम आती है कंट्रोल पॉइंट्स ढूंढने में, और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। टाइम ज़्यादा लगने की वजह से खर्च भी बढ़ जाता है, काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। बट इसका जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसलिए बोल रहे हैं कि उपलब्ध समोच्च रेखाएं अधिक परिशुद्ध होती हैं। मतलब जो भी हमें कंटूर्स मिलते हैं वो उनमें एरर बहुत कम होती है, वो ज़्यादा शुद्ध होते हैं। इसमें क्या होता है, इंटरपोलेशन मेथड का हम यूज़ करते हैं। अब इंटरपोलेशन मेथड क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा। अगर पीछे का लेक्चर आपने देखा है तो वहाँ पे हमने इंटरपोलेशन करने के लिए एक फार्मूला बताया था। उस फार्मूले के अलावा भी हमारे पास 2-3 मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड होता है और भी मेथड होते हैं। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, बस हम इंटरपोलेशन मेथड्स ही पढ़ेंगे कि इंटरपोलेशन क्या होता है और इंटरपोलेशन करने की जो विधियां वो क्या होती हैं। अगर आपको नहीं पता इंटरपोलेशन तो डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरपोलेशन मेथड ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। तो क्या बोल रहे हैं कि इंटरपोलेशन मेथड का प्रयोग करने से परिशुद्धता कम आती है। क्लियर हुआ ना। तो पहले अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। पहले ये देखिए, पहले पॉइंट में हम क्या देखेंगे, यह एक जटिल विधि है। ठीक है, जटिल क्यों है, क्योंकि इसमें क्षेत्र का नियंत्रण करने में दिक्कत आती है। इसमें क्षेत्र को हम खंडों में बांट लेते हैं, इसलिए पूरे क्षेत्र का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। थर्ड पॉइंट है कि वांछित तल के बिंदु ढूंढने में दिक्कत आती है, जिससे कंटूरिंग कठिन हो जाती है। पहले पॉइंट में हमने देख लिया कि इसमें दिक्कतें आती हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, वांछित तल के, वांछित का मतलब होता है डिज़ायरेबल। मतलब अब अगर हमें ज़रूरत है कि हमें 101.5 मीटर एलिवेशन के पॉइंट्स ढूंढने हैं, तो क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, अपने मन से पॉइंट्स कहीं भी
ले लेते हैं। तो इससे अगर हम सेम एलिवेशन का पॉइंट ढूंढें तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो वांछित मतलब होता है डिज़ायरेबल, इच्छा अनुसार। डिज़ायरेबल का मतलब होता है इच्छा अनुसार अगर हम पॉइंट ढूंढना चाहें तो उसमें दिक्कतें आती हैं। बट इसमें क्या होता है कि हम इसको कंट्रोल पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इसलिए क्या होता है कि इसमें सुविधा अनुसार हम कंटूरिंग आसानी से कर लेते हैं। ठीक है ना, हम जो भी बिंदु चाहें उनको हम सुविधा अनुसार ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, सुविधा अनुसार हम बिंदुओं को ले सकते हैं, इसमें हम अपने सुविधा अनुसार बिंदुओं को नहीं ले सकते हैं। फोर्थ है समय व व्यय अधिक लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कंटूरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। अब दिक्कत आएगी तो उस दिक्कत को सॉल्व करने में, उस परेशानी को हमें रिजॉल्व करने में टाइम लगेगा। अब टाइम लगेगा तो जो भी हम यहाँ पे इंजीनियर हायर करेंगे, लेबर हायर करेंगे, उनका जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि समय भी अधिक लगता है और इसमें खर्च भी, व्यय का मतलब होता है खर्च, समय व व्यय अधिक लगता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे कि समय और व्यय का जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। किस में आता है, डायरेक्ट मेथड में, मतलब टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है और खर्च भी। अब टाइम ज़्यादा लगेगा तो खर्च ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसमें क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, समय या खर्च इसमें कम लगता है। कम क्यों लगता है, इसमें हमारे पास कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, हम उन्हीं कंट्रोल पॉइंट्स पे अपनी इच्छा अनुसार एलिवेशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह विधि छोटे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रहती है। अब क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो इसीलिए हम कोशिश ये होती है कि जो छोटे क्षेत्र हैं, कम एरिया, जहाँ पे हम केवल डायरेक्ट मेथड को वहीं पे अपनाते हैं, बड़े क्षेत्रों के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि यह क्या होता है, छोटे क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त होती है और ये बड़े क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। सिक्स्थ पॉइंट है कि यह विधि समान ढाल वाली भूमि के लिए अधिक उपयुक्त रहती है। अब क्या है कि अगर एलिवेशन जो है वो एक जैसा है, समान ढाल का मतलब यहाँ पे हुआ कि जैसे अगर कहीं पे ढलान है, अगर कुछ ऐसी ढलान है तो उसके लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। बट अगर यही ढलान ऐसी ना हो कि कुछ ऐसी हो, मतलब कहीं पे ढलान बढ़ रही है, कहीं पे कम हो जा रही है, तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का ही यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको नेक्स्ट पॉइंट भी समझ में आया होगा कि यह विधि समान ढाल वाली भूमि के लिए उपयुक्त होती है और ये क्या होती है, ऊबड़ खाबड़ के लिए। क्लियर हुआ ना, यहाँ पे जो हमने बताया ये एक जैसा एलिवेशन यहाँ पे देखने को, चाहे इधर को ढलान हो चाहे इधर को। लेकिन ऊबड़ खाबड़ में क्या होता है कि कहीं पे ज़्यादा फिर कम, मतलब ज़मीन कैसी है कुछ भी पता नहीं होगा। तो अगर कुछ ऐसी ज़मीन है ऊबड़ खाबड़ टाइप की, तो वहाँ पे हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ ना, लास्ट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा समझने वाला है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर लास्ट पॉइंट आपने समझ लिया तो सारे पॉइंट्स ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, लास्ट पॉइंट क्या है कि यह विधि पट्टी सर्वेक्षण के लिए, ध्यान देना यहाँ पे, स्ट्रिप, पट्टी सर्वेक्षण का मतलब होता है स्ट्रिप सर्वे, स्ट्रिप सर्वे के लिए ठीक नहीं होती है। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई ज़मीन है जो ऐसी एकदम सिधाई में हमें, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है बट उसकी चौड़ाई कम है, लंबाई अधिक है बट चौड़ाई कम है, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो हम वहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज़ नहीं करते हैं। और इसमें हमने यहाँ पे पढ़ा भी कि यह छोटे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रहती है। ठीक है ना, अगर क्षेत्र बड़ा है तो वहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ नहीं करते हैं, हम वहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड का ही यूज़ करते हैं। अब पट्टी सर्वेक्षण हम करते क्यों हैं, हमने बताया कि चौड़ाई कम होती है बट लंबाई ज़्यादा होती है। इसको अगर आप देखें, कुछ ऐसा क्षेत्र है तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पे ऐसे क्षेत्र में हम सड़क का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, रेलवे ट्रैक बिछा सकते हैं, और नहरों का निर्माण कर सकते हैं, और टनल्स जिन्हें हम सुरंग बोलते हैं। तो अगर अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर होती है, अगर हमें सड़क के लिए कंटूरिंग करनी है, रेलवे के लिए कंटूरिंग करनी है, नहरों के लिए करनी है, सुरंगों के लिए कंटूरिंग करनी है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और आता है डैम, डैम भी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, तो उसके लिए भी कोशिश यही होती है कि हम अप्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग करके, भले ही थोड़ी सी परिशुद्धता कम होती है बट इसमें लागत भी कम आती है और टाइम की भी बचत होती है। तो इसीलिए सड़कों के लिए, रेलवे, नहरों, इनके लिए हम करते हैं स्ट्रिप सर्वे करते हैं, स्ट्रिप कंटूरिंग करते हैं, जो कि डायरेक्ट मेथड से करना आसान नहीं होता है, उसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पट्टी सर्वेक्षण के लिए
यह अधिक उपयुक्त होती है। पट्टी सर्वेक्षण हम किसके किसके लिए करेंगे? सड़कों के निर्माण के लिए, रेलवे, नहरों, टनल्स, डैम वगैरह, तो उसके लिए हम करते हैं पट्टी सर्वेक्षण। ये इतने आपके मेन डिफरेंस हैं जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में होते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहीं से ले सकते हैं या फिर इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फिर वीडियो पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ से पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और कोशिश ये होगी कि 2 से 3 लेक्चर में, आने वाले 2 से 3 लेक्चर में हम इस चैप्टर को समाप्त कर दें। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।